हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस मेगा माइंड आर्टकास्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, आज के हम वीडियो में बात करेंगे इतिहास के तीसरे चैप्टर की। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तीसरे चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एंड दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जितना भी सिलसिलेवार क्रम है दोस्तों, सारे क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ लिया जाएगा। मतलब दोस्तों, कहने का हमारा यही तात्पर्य है कि यदि आप वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे। दोस्तों, शुरू करने से पहले वीडियो आपसे हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अंत तक बने रहें। आपको एक एक क्वेश्चन याद होता चला जाएगा, टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। बारीकी से एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करके हम आपको जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल का, उस वीडियो को भी आप देखिए ताकि दोस्तों एक वीडियो से आपको अनगिनत फायदे हो सके। दोस्तों, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की इतिहास का। दोस्तों, आपका चैप्टर का नाम है, थर्ड चैप्टर का, सामाजिक इतिहास। अर्थात दोस्तों महाभारत के विशेष संदर्भ में यहाँ दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम बात करने जा रहे हैं। देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव की दोस्तों बिल्कुल बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, देन हम दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने किया था? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है महाभारत के बारे में। क्वेश्चन पूछ रहा है महाभारत की रचना किसने की। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महाभारत विश्व का एक सबसे लंबा महाकाव्य के रूप में माना जाता है। विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य, सबसे बड़ा महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में इस माध्यम से इस तरीके से पूछा जा चुका है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत है। दोस्तों इसमें लगभग 18 अध्याय हैं, 18 पर्व हैं, ठीक है। लगभग 1 लाख से प्लस अध्याय हैं, सॉरी श्लोक हैं। 1 लाख प्लस दोस्तों क्या है, इसमें श्लोक हैं दोस्तों। इसलिए महाभारत को अन्य नाम क्या दिया गया दोस्तों? इसे जय संहिता के भी नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनमें से किस दोस्तों, किस ग्रंथ को जय संहिता के भी नाम से जानते हैं? महाभारत को। दोस्तों क्वेश्चन एक एक करके याद करते चलिएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। दोस्तों पहला क्वेश्चन यही बना हुआ है, दूसरा 18 पर्व, तीसरा 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, लगभग में है दोस्तों। इसे जय संहिता के भी दोस्तों हम लोग नाम से जानते हैं। और दोस्तों इसके लेखक का नाम है महर्षि वेद व्यास। महर्षि दोस्तों वेद व्यास ने महाभारत को लिखा था संस्कृत भाषा में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है दोस्तों, ये भी बना हुआ है। गद्दी को लेकर दोस्तों क्या हुआ था? राजपाट को लेके महाभारत का दोस्तों युद्ध कुल 18 दिनों तक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महाभारत का युद्ध दोस्तों कहाँ हुआ था? तो दोस्तों महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुल 18 दिन तक लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों कौरव की क्या हो गई? हार हो गई। एंड देन दोस्तों पांडव की जीत हुई थी, अर्थात दोस्तों असत्य पर निहित सत्य की जीत हुई। दोस्तों वहां से क्वेश्चन और बनता है कि महाभारत के युद्ध में किसकी हार हुई थी? कौरव की हार हुई थी। किसकी जीत हुई थी? पांडव की जीत हुई थी। दोस्तों महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन तक चला था। कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में। कहाँ है दोस्तों कुरुक्षेत्र? हरियाणा में है। इसके दोस्तों लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास है। 1 लाख प्लस इसमें क्या है दोस्तों? श्लोक हैं, जिन्हें इसे जय संहिता के भी हम लोग नाम से जानते हैं। और दोस्तों विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। इसकी रचना दोस्तों रचना संस्कृत भाषा में किया गया था। इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनने के 110% चांसेस हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे क्या बन सकता है दोस्तों? क्वेश्चन आपसे ये भी बना हुआ है कि वाल्मीकि के बारे में, मनु के बारे में आपसे क्वेश्चन बनेगा। आइए देख लेंगे दोस्तों। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि हैं। दोस्तों मनु स्मृति के लेखक कौन है? दोस्तों मनु स्मृति के लेखक खुद मनु है। और दोस्तों सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। जस्ट इसके पहले का वीडियो, सेकंड चैप्टर का दोस्तों वीडियो में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है किन्हीं 4 या 2 स्मृतियों के नाम लिखें। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा दोस्तों। महाभारत के युद्ध के बारे में अंत में सत्य की जीत होती है, असत्य की हार होती है। और दोस्तों महाभारत शुरू होने से पहले श्री कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को जो उपदेश दिया गया दोस्तों, उसे ही श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना गया। श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना गया, ठीक है दोस्तों। यह महाभारत का सर्वाधिक शिक्षा वाला भाग है। इस क्वेश्चन को भी
गांठ बांध के याद कर लीजिएगा कि श्रीमद् भगवत गीता में दोस्तों कुल कितने अध्याय हैं? कुल 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में दोनों पूछा जा चुका है। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 नंबर में, श्रीमद् भगवत गीता पर प्रकाश डालें। टर्च नहीं जलाना है, प्रकाश डालना है, उसके बारे में लिखना है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा है श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस अंग्रेज ने किया था? इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। दोस्तों 1985 में चार्ल्स विल्किंसन, क्या दोस्तों 1785 नहीं, चार्ल्स विल्किंस नाम अंग्रेज अधिकारी ने दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। ये क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर 12th एग्जाम, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दोस्तों आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा कि श्रीमद् भगवत गीता किस भाषा में है? दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता किस भाषा में है? दोस्तों संस्कृत भाषा में है। श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने कराया था? चार्ल्स विल्किंस नामक अंग्रेज अधिकारी ने करवाया था, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ। दोस्तों ये भी पूछा हुआ है कि महाभारत के युद्ध में जब कौरव की हार हो गई एंड देन पांडव की जीत हुई, कौरव वर्सेस पांडव में, दोस्तों कौरव वर्सेस पांडव में जब पांडव की जीत हो गई, कौरव की हार हो गई, मतलब दोस्तों सत्य पर निहित, असत्य पर निहित सत्य की जीत हुई, अर्थात सत्यमेव जयते। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस क्वेश्चन को भी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, मुंडको उपनिषद से लिया गया है इस क्वेश्चन को भी। दोस्तों उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देही हाथ भी बता दे रहे हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ दोस्तों यह एक प्रकार का दर्शन है। दोस्तों क्या है? दर्शन है, अर्थात दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना होता है। दोस्तों इसकी संख्या कुल 18 है। कितनी है? कुल 108 है। मतलब दोस्तों उपनिषदों की संख्या के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, कुल कितने उपनिषद हैं? 108 है। इसको भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। मतलब दोस्तों मात्र एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन के इतने ऑपरेशन कर दिए गए हैं। आपको अगर दिमाग एकदम कांस्टेंट है तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सारे अपने दिमाग में छाप लीजिए, सारे क्वेश्चन जरूरी हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद करने दोस्तों आप इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। दोस्तों चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? क्या बताना? अभी जस्ट बतेबे किए थे। महाभारत की रचना दोस्तों संस्कृत भाषा में हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पाली के बारे में क्वेश्चन क्या पूछ देगा? महावीर स्वामी के उपदेश, सॉरी महात्मा बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए थे? महात्मा। अब जब हिस्ट्री का क्वेश्चन है, भले हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, उससे मतलब नहीं है, जहां से क्वेश्चन बनेगा वहां से क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है। बोले थे ना, एक वीडियो कवर कीजिए, 2 वीडियो कवर कीजिए, तीसरा में झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्वयं हर क्वेश्चन याद हो जाएगा। महात्मा बुद्ध से दोस्तों संबंधित एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है जातक। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि जातक में किसके पूर्व जन्मों की दोस्तों कहानी है? जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया। अरे ससुरा, सारनाथ में दिया था, ध्यान दीजिएगा, पाली भाषा में दिया था। दोस्तों महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमारे कहने के बस यही रिक्वेस्ट है आपसे बार बार कि आप 1 से 2 वीडियो कवर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर कीजिए, गरीब का भला कीजिए, गरीब आदमी है थोड़ा सा, ठीक है, अभी नया नया, ठीक है। दोस्तों प्राकृत भाषा की बात करें तो महावीर स्वामी देख लीजिए। महावीर दोस्तों महावीर स्वामी के सारे उपदेश किस भाषा में थे? दोस्तों महावीर स्वामी के सारे उपदेश पाली भाषा में थे। तो सॉरी प्राकृत भाषा में दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये अवसर था उत्तरवैदिक काल के अंत में जाते जाते समाज में काफी अधिक कुरीतियां फैल चुकी थी, लोगों को अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा था। इसी समय बौद्ध धर्म और दोस्तों जैन धर्मों का उदय हुआ, जिन्होंने लोगों के मध्य मार्ग के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित किया। और दोस्तों ऐसा अवसर भी था, सोचिए तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहे और कोई तुम्हें ऑप्शन देने का प्लान करे और तुम्हें ऑप्शन मिल जाए, तुम उसको एक्सेप्ट कर लोगे खुशी खुशी। यही था उस समय का दौर। जन सामान्य की दोस्तों भाषा क्या थी? प्राकृत थी। और दोस्तों
महावीर स्वामी ने लोगों को इस भाषा में उपदेश दिए और काफी फेमस हो गए। महावीर स्वामी के बारे में पूछता, इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म। पहला क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा। इनकी दोस्तों मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में हुई थी, ध्यान दीजिएगा। महात्मा बुद्ध का दोस्तों जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी दोस्तों मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, आगे भी चलना है हमको। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में। दोस्तों कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, हरियाणा में है। और दोस्तों हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा है पानीपत कहाँ है। क्या पूछा है? पानीपत कहाँ है। अब दोस्तों पानीपत के लगे हाथों समझा दे रहे हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, बाबर की जीत हो गई। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ, बैरम खां और हेमू के बीच हुआ, हेमू मारा गया। दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, किससे हुआ? अफगान, अहमद शाह अब्दाली अफगान और दोस्तों मराठों के बीच में हुआ, मराठे हारे गए, अफगान शाह अब्दाली जीत गया, ध्यान दीजिएगा। ये तीनों डेट याद कर लीजिएगा। और दोस्तों महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, और दोस्तों वहां जहां पानीपत भी है, ये क्वेश्चन पूछा लगे हाथ याद कर लीजिएगा। कुल 18 दिन तक युद्ध चला था, ध्यान दीजिएगा, कुल 18 दिन तक चला था। इस क्वेश्चन को गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्या समझाना, पहले बता दिए से शुरुआत के 5-6 क्वेश्चन पे पकड़ हो जाए, सारा क्वेश्चन हलवा है। अभी देख लीजिए खुद आप। अब देखो इतना से इतना बता दिया गया, इतने से क्वेश्चन कभी बनेगा आगे, बिल्कुल बनेगा। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से पूरा इसका इज्जत प्रतिष्ठा दम लेकर नीलाम कर दिए क्वेश्चन का। अब क्या चाहिए आपको? आगे बचाना चाहते हैं आप अपनी इज्जत, तो पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है, बिना पढ़े थोड़े हो जाएगा। बताइए करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एक कहानी सुनाते हैं, कविता। कविता क्या है? तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। कविता ऐसा है, छठा की 7वीं क्लास का दोस्तों बुक का कविता है। कविता ऐसा है कि कविता कैसा है, कविता भी याद आएगा तो समझाएंगे, भुला गए, ठीक है। हाँ, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। सदा समय को खोने वाला मलमल हाथ पछता था। जिसने इसे न माना, समय सदा उसको ठुकराता। लाख प्रयत्न करने पर फिर हाथ ना उसको आता। हो जाता है एक घड़ी के लिए जीवन भर का रोना। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। इस तर्ज पे हम चलते हैं। अब कहाँ तक चलेंगे, बस आपकी प्रॉब्लम है, आप भी चलिए, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों, महाभारत में कुल कितने श्लोकों की संख्या है? एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, नहीं बनेगा। लगभग में है श्लोक, यहाँ ऑथेंटिक बता दिया है, डाटा बिल्कुल सही नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं। लगभग 1 लाख से अधिक श्लोक है, 1 लाख प्लस है, 1 लाख प्लस है, नहीं होगा। क्या कहना है देख लीजिए, महाभारत में कुल कितने श्लोकों की संख्या है? 1 लाख नहीं होगा, 1 लाख ये भी नहीं होगा, 1 लाख प्लस है। ऑप्शन में ऑप्शन बी दिया हुआ था, मतलब ये डाटा सही दिख रहा है। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, इसको बोलते हैं झुर्की में लटक जाना। अब इस क्वेश्चन को लेकर गूगल पे सर्च मारोगे, 2 घंटा गंवाओगे, कमेंट करोगे कमेंट बॉक्स में, आपने तो गलती बता दिया था। क्वेश्चन नहीं होगा तो क्या फायदा, आप वही पढ़ो ना। आप सोचो, खुद लॉजिक लगाओ। एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट में आप एक धागा बांध लीजिए, उस धागे को नाली में डुबा दीजिए। यहाँ बैठे आप कलुआ, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, हाँ, दांत सड़ा उड़ा, ठीक है। आप उसको डुबाइए, आप सोचिएगा वो पूरे चीज को लेके आएगा? बिल्कुल नहीं, पूरे चीज को लेकर नहीं आएगा। वो अपने साथ वही लेके आएगा जिसको वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आपको भी ऐसे बनना है, हर क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, लेकिन वही याद करना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट बन जाता है। कचड़ा को नहीं लेकर चलना है, एग्जाम में नहीं बैठना है, कचड़ा दिमाग हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का दोस्तों उल्लेख है? ध्यान दीजिएगा, महाभारत के दोस्तों अब यहाँ पे 2 ऑप्शन देता है, आदि पर्व भी देता है, शांति पर्व भी देता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन दोस्तों महाभारत में कुल 10 मंडल है। कितने मंडल में? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है दोस्तों। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ध्यान दीजिएगा, पुरुष सूक्त, ये क्वेश्चन गांठ बांध के याद कर लीजिएगा दोस्तों। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या कह रहा है? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 10 मंडल
10वें मंडल के दोस्तों पुरुष सूक्त में कुल 4 प्रकार के वर्ण का उल्लेख किया गया है और कहा गया दोस्तों ब्राह्मण के मुख से, ब्रह्मा के मुख से ब्रह्मा जो दोस्तों ब्रह्मा भगवान है उनके मुख से 4 वर्ण की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। उनके मुख से पहला ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। उनके दोस्तों भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। क्या? क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। और दोस्तों उनके जांग से वैश्य की उत्पत्ति हुई है। क्या? वैश्य की उत्पत्ति हुई है। और दोस्तों उनके पैर से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। ऐसा कहा है दोस्तों। ऑप्शन सी को इसको मान लेते हैं। शांति पर्व में इसका उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन जरूरी ये नहीं था दोस्तों, क्वेश्चन जरूरी बताना ये था 4 गो वर्ण है। एग्जाम में क्वेश्चन ये बन चुका है, बनने की 110% चांसेस है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, महाभारत में कुल कितने प्रकार के, या दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कुल कितने प्रकार के वर्ण का उल्लेख है? 4 प्रकार के वर्ण का उल्लेख है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, मतलब दोस्तों यज्ञ और मंत्रों का उच्चारण करने का, अध्ययन और अध्यापन करने का काम ब्राह्मण करता था और इनकी रक्षा क्षत्रिय करते थे युद्ध करके। इन दोनों की सेवा वैश्य करता था और खेती बाड़ी उड़ी करता था और सबकी सेवा शूद्र करता था। दोस्तों यही बताना जरूरी था पुरुष सूक्त में। और दोस्तों शांति पर्व में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 4 वर्ण का उल्लेख है। आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख है? शूद्र वर्ण का उल्लेख है। गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कुल सबसे पहले दोस्तों ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में शूद्र वर्ण का उल्लेख है, ध्यान दीजिएगा। अरे ये वाला देखते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ऋग्वेद की रचना भारत का सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछता है कुल कितने दोस्तों वेदों की संख्या है? कुल 4 वेदों की संख्या है। सबसे पहला वेद कौन है? ऋग्वेद है। चलिए लगे हाँ समझा देते हैं। दूसरा है दोस्तों यजुर्वेद। दूसरा क्या है? यजुर्वेद। तीसरा है सामवेद। क्या है? सामवेद। दोस्तों चौथा है अथर्ववेद। चौथा क्या है? अथर्ववेद है, ध्यान दीजिएगा। कुल 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। दोस्तों कौन है? अथर्ववेद है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों इसमें कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, ध्यान दीजिएगा। लगभग 10,500 इसमें क्या है? मंत्र है, ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, 110% बनने की संभावना है। लेकिन दोस्तों लगे हाथ से समझा देते हैं पूरे वैदिक सभ्यता के बारे में कैसे क्वेश्चन बना है। दोस्तों पूरी वैदिक सभ्यता के बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि वैदिक सभ्यता का काल कहां से कहां तक है? तो 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच है। दोस्तों पूरी वैदिक सभ्यता को भी 2 वर्गों में रखा गया है। एक का नाम है ऋग्वैदिक काल। क्या चीज दोस्तों? एक का नाम है ऋग्वैदिक काल। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसका भी समय एग्जाम में पूछा हुआ है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसको भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, ठीक है। सही है दोस्तों। इसके बाद फिर एक और समय आया था उत्तर वैदिक काल। क्या आया? उत्तर वैदिक काल। हाँ दोस्तों उत्तर वैदिक काल का समय हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। दोस्तों उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। इस क्वेश्चन को फिर गांठ बांध, मतलब दोस्तों दोनों को मिला दिया जाए, वैदिक काल या वैदिक सभ्यता हो गया, जो दोस्तों एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। इस क्वेश्चन को भी गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। ये दोस्तों ऋग्वैदिक काल का समय है, उत्तर वैदिक काल का समय है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन समय से पहले पढ़ लिया गया। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, हमने अभी जस्ट बताया था क्या दोस्तों? महाभारत का सर्वाधिक शिक्षा वाला भाग कौन है? श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता है जिसमें दोस्तों कुल 18 अध्याय हैं और दोस्तों 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं इसमें? 700 श्लोक हैं। और दोस्तों इसका अंग्रेजी अनुवाद दोस्तों चार्ल्स विल्किंस ने कराया था। अरे बाबू, चार्ल्स विल्किंस ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। विलियम जोन्स के बारे में क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछेगा? विलियम जोन्स के बारे में क्वेश्चन क्या पूछेगा? इनके बारे में क्वेश्चन पूछेगा
कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना दोस्तों किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था 15 जनवरी 1784 को। पूरा डेट बताने का यही तात्पर्य है कि पूरा डेट एग्जाम में पूछा हुआ है, याद कर लीजिएगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है आपसे, ये भी पूछा हुआ है। एशियाटिक सोसाइटी दोस्तों कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में आ गया क्वेश्चन। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख है? शूद्र वर्ण का उल्लेख है। टोटल 4 वर्ण है, चारों का नाम याद कर लीजिएगा। अगला दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है महाभारत के आदि पर्व में दोस्तों, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख वर्णन किया गया है? आपसे पहला ही क्वेश्चन ये बन जाएगा एग्जाम में कि महाभारत के आदि पर्व में दोस्तों, एग्जाम में पहला क्वेश्चन यही बना हुआ है, महाभारत के आदि पर्व में कुल कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? बाकी क्वेश्चन तो छोड़ ही दीजिए, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। 2 नंबर में क्वेश्चन क्या बना है? 2 नंबर में दोस्तों क्वेश्चन बना है कि महाभारत के आदि पर्व में वर्णित 8 प्रकार के विवाहों के नाम लिखे। 4 उत्तम प्रकार दोस्तों, 4 उत्तम प्रकार का विवाह का नाम है, देख लेते हैं 4 गो उत्तम कौन कौन विवाह है दोस्तों। 4 में पहला विवाह है ब्रह्म विवाह, एग्जाम में क्वेश्चन बना है। दूसरा है प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, दैव विवाह। कौन विवाह? दैव विवाह। और दोस्तों एक का नाम है आश्रय विवाह। कौन विवाह? आश्रय विवाह। दोस्तों ये 4 उत्तम किस्म के विवाह का नाम है, लेकिन दोस्तों 8 प्रकार के विवाह नाम है। 4 में क्या आ जाएगा? राक्षस विवाह। क्या आ जाएगा? राक्षस विवाह। क्या आ जाएगा? पिशाच विवाह। क्या आ जाएगा? असुर विवाह। और दोस्तों भीम ने जो विवाह किया था हिडिंबा नामक राक्षस से, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया था? लव मैरिज, जिसे उस समय गंधर्व के नाम से जाना जाता है। वर्तमान का सबसे चर्चित और फेमस, इन इंग्लिश फेमस में लव मैरिज ही है। ये दोस्तों 8 प्रकार का नाम आपको याद करना है, एग्जाम में 8 का नाम पूछा है, याद तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई, बिना याद किए नहीं से आ सकता है ना जी। 102वें अध्याय में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कौरव और पांडव का संबंध। कौरव और पांडव किस वंश से दोस्तों थे? दोस्तों कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर हुआ करती थी। कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर, हसीना बोल रहे हैं, लौंडा बिगड़ जाएगा सब। दोस्तों कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर हुआ करती थी। दोस्तों वहां के राजा शांतनु हुआ करते थे। क्या दोस्तों? वहां के राजा शांतनु हुआ करते हैं। दोस्तों शांतनु का विवाह पहले से हो चुका था। दोस्तों इनका एक पुत्र था, उनका नाम था भीष्म। बिल्कुल नहीं, इनका नाम था देवव्रत। क्या नाम था? देवव्रत नाम था। लेकिन दोस्तों शांतनु को एक मल्लाह की बेटी थी जिसका नाम था सत्यवती, निषाद कन्या, उनका नाम था दोस्तों सत्यवती। सत्यवती से इन्हें प्रेम प्रसंग हो गया। और दोस्तों इन्होंने क्या किया? निषाद कन्या के पिता से इनकी डिमांड की, हाथ मांगा। इनके पिता का डिमांड ये था कि हमारी बेटी के गर्भ से होने वाला पुत्र ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगा, आपके जाने के बाद आपका पहले वाला पुत्र देवव्रत नहीं बैठेगा। दोस्तों इसी को सुनकर देवव्रत ने जल को, सूर्य के समक्ष जल को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, कभी भी शादी नहीं करूंगा। इसलिए दोस्तों इन्हें भीष्म के भी नाम से हम लोग जानते हैं, या दोस्तों इन्हें गंगा पुत्र के भी नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि गंगा पुत्र का किसको बोलते हैं? भीष्म को बोलते हैं। भीष्म का एक और नाम क्या है? देवव्रत है। सत्यवती किसकी पत्नी थी? शांतनु की। शांतनु कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर के। कुरुवंश का दोस्तों कहाँ राजधानी थी? हस्तिनापुर। और दोस्तों दोनों का संबंध कुरुवंश से है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रसिद्ध, इस क्वेश्चन को रट के याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ना याद हो रहा याद कर लीजिएगा। किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखा था? मानेश्वर ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है महर्षि वेद व्यास द्वारा,
महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन थी? दोस्तों महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन थे? महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन थे? धृतराष्ट्र, विदुर एंड पांडु। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, तो हम देखते हैं कौन कौन से लोग इसमें आंसर देते हैं। हर बार में 2-3 लोगों का नाम रख ही देते हैं। एक स्टफर है, पिंटू सिंघानिया है, मुस्कान है, एक और है, कोई यदुवंशी करके है, ठीक है। मतलब लड़कियों का परसेंटेज ज्यादा दिखता है उसमें, गर्ल्स का नाम से काउंट होगा नहीं पता हमको, बॉयज का भी ज्यादा दिखता है, लगभग 12-13 लोग कमेंट दिखता है। महर्षि व्यास द्वारा दोस्तों उत्पन्न संतान कौन थे? ध्यान दीजिएगा, मतलब दिख रहा है आंसर, बिल्कुल दिख रहा है, जिनकी बाद में 2 पत्नियां थी, वो भी दिख रहा है आपको, कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कर्मणेवाधिका रास्ते माँ फलेसु कदाचन। कर्म करो फल की चिंता न करें, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पेश किए थे महात्मा गांधी के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता किस अध्याय में दोस्तों वर्णित है? द्वितीय अध्याय में वर्णित है, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी ने, गंगाधर तिलक ने, कई ऐसे इतिहासकारों ने, मतलब व्यक्तियों ने इस पर काफी विवेचना की, उन्हें ऑथेंटिक माना। क्वेश्चन कर रहा है गंगा पुत्र क्या? अब क्या बताएं, गंगा पुत्र भीष्म बोलते हैं, बताइए दिए अभी आपको हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? बताइए, देखिए अभी 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, आश्र विवाह, राक्षस, पिचास, असुर एंड लव मैरिज, गंधर्व विवाह। अगला क्वेश्चन है घटोत्कच किसका पुत्र था? दोस्तों भीम ने अपना विवाह, दोस्तों जिस प्रकार का विवाह को संपन्न किया था, उस विवाह का नाम था गंधर्व विवाह। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। हिडिंबा इनकी पत्नी थी, हिडिंबा के दोस्तों गर्भ से ही इनका जन्म हुआ था। घटोत्कच का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस काल में वर्ण व्यवस्था, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हुई? दोस्तों देखिए, पहले दोस्तों हमारी वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित थी। हम भले किसी भी जाति के हों, उससे मतलब नहीं है। अगर हमें यज्ञ अनुष्ठान आदि में भाग लेना अच्छा लगता था, हम कर लेते थे, हम उसी वर्ण के हो जाते थे, भले हमारी वर्ण कोई क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तरवैदिक काल का समय आया, दोस्तों यह वंशानुगत जाति में चेंज हो गई। मतलब अब आप जिस जात में हो उस जात का कहलाओगे, भले आपके अंदर उस जात, मतलब एक तरह से वो सारी गुण नहीं है जो एक होनी चाहिए इंसान में, तो मतलब आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जिस जात के उस जात का कहलाओगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द्रौपदी किसकी पत्नी थी? जीता गया था, ये क्वेश्चन इसमें सबको पता है, ठीक है। अर्जुन के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है गांडीव। अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? गांडीव इनके धनुष का नाम था, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन है अंबा और अंबालिका किसकी पत्नियां थी? दोस्तों अंबा और अंबालिका विचित्रवीर्य की पत्नियां थी, लेकिन तो शादी के कुछ समय बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, अंबा अंबालिका। और दोस्तों इन्हीं के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ था और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था, ऐसे। अगला क्वेश्चन है दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? गांधारी थी, बिल्कुल गांधारी थी। गांधारी के पति का नाम धृतराष्ट्र था। क्या था? धृतराष्ट्र था। ध्यान दीजिएगा, पति की आंखों पर पट्टी बांधा देख खुद की आंखों पर पट्टी बांध ली थी। अगला क्वेश्चन है द्रोणाचार्य को किस शिष्य ने गुरु दक्षिणा में सहर्ष अपना अंगूठा काट कर दे दिया था? ध्यान दीजिएगा, गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तो दे दिए थे वचन कि आपसे बड़ा कोई धनुर्धर इस विश्व में नहीं होगा, इस धरती पे नहीं होगा, आप ही सबसे बड़ा धनुर्धर बनिएगा। लेकिन दोस्तों निम्न वर्ण का एक बालक था, उसका नाम था एकलव्य। एकलव्य ने उनके कुटिया में गए, उन्हें बोले कि हमें आपसे शिक्षा लेनी है, लेकिन दोस्तों निम्न वर्ण के चलते और अपनी वचन को अडिग रखते हुए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन दोस्तों एकलव्य ने इनकी प्रतिमा बनाकर इतनी अधिक प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कहा जाए तो अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बन गया था, ठीक है। एक समय कहानी में ऐसा मिलता है ट्विस्ट कि ये कहीं जा रहे थे, इनके साथ एक कुत्ता भी था, तो कुत्ते ने एकलव्य को देखकर भौंकना शुरू कर दिया। उनके मुंह में ये इतना तीर मारे, एक बूंद खून नीचे नहीं गिरा। तब ये आश्चर्य हो गया अर्जुन को भी और इनको भी कि अर्जुन तो बगल में ही है, इनसे बड़ा कौन हो गया, मतलब इस धरती पर कौन पैदा हो गया लेकिन धनुर्धर। तो उनको बुलाया गया और इन पर कटाक्ष भी किया गया है कि मांगना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा शिष्य होना चाहिए, अंगूठा दे दिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? सभी ने किया होगा, क्वेश्चन एग्जाम में बदनाम है, इनमें सभी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्ण की माँ, दोस्तों कर्ण को सूर्य पुत्र के भी नाम से जानते हैं, कुंती कर्ण को विवाह से पूर्व, ठीक है, सूर्य का आवाहन करके मांग ली थी, ध्यान दीजिएगा। बलवान आदमी था, लेकिन क्या करें, अब कौरव के युद्ध था तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। भीम ने हिडिंबा के साथ, देखिए हिडिंबा नामक राक्षस कौन विवाह, गंधर्व विवाह, इसी का पुत्र था कौन, घटोत्कच, कौन था, घटोत्कच था। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, किसका पुत्र था, भीम का पुत्र था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पांडु की पत्नी का नाम क्या था? पांडु की पत्नी दोस्तों क्या था, कुंती था एंड माद्री था, कुंती प्लस माद्री था, ध्यान दीजिएगा। और दोनों के गर्भ से 5 पुत्रों का जन्म हुआ, जो बाद में दोस्तों पांडव कहला है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख? 8 प्रकार का विवाह बताइए, तो क्या इसमें फिलॉजी क्या लगाना है इसमें। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, चंडाल अस्पृश्य छुआछूत माने जाते हैं, जब भी वे नगर में आते हैं उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने से दोष से बच सके। कथन किसका है? दोस्तों फाहियान का है। फाहियान जो एक चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सॉरी, फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। दोस्तों इन्हीं ने कहा था कि चंडाल अस्पृश्य माने जाते हैं, जब भी वो नगर में आते हैं उन्हें लकड़ी की आवाज के साथ आना पड़ता ताकि लोग उन्हें सुनकर अपने दरवाजे बंद कर सके, उनके देखने के दोष से मुक्त हो सके। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से, किसने संस्कृत व्याकरण, विश्व इतिहास की पहली व्याकरण की पुस्तक कौन है? अष्टाध्यायी है। कौन है? अष्टाध्यायी है दोस्तों। व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी है, लिखा था पाणिनि। क्या लिखा था? पाणिनि। दोस्तों क्या लिखा था? पाणिनि ने लिखा था, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अब यहाँ 1 मिनट, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से महाभारत के चरित्र की पहचान करें। वह गांधारी के पति थे, तो धृतराष्ट्र दिया है ना। अरे गांधारी के पति कौन था, कौन थे धृतराष्ट्र। बाकी देखना ही नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट। अरे रुक जा रे ससुरा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो गया। अब पहला सही तो मतलब सब सही होगा, इसमें लॉजिक में क्या सोचना है। दोस्तों आगे बात करेंगे लगभग 5-6 क्वेश्चन की सब्जेक्टिव। दोस्तों इतना ही क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं 2025 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, यही आपको याद करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, महाभारत में वर्णित विवाह का वर्णन करें। क्या पढ़ा है विवाह के बारे में बताइए कि अभी दोस्तों विवाह के महाभारत में क्या कर रहे हैं, विवाह का प्रकार का उल्लेख करें, कौन कौन सा विवाह है। विवाह में महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकारों निम्नलिखित हैं। पहला ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आश्र विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। 8 को ये याद नहीं करना है, नहीं पूछा है, जल्दी पूछ देगा तो 8 का नाम लिख कर छोड़ दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा है, वर्णन करने के लिए नहीं दिया आज तक, कभी पेपर मिला ही नहीं हमको, लेकिन हम वर्णन कर देने, अगर खुदा ना खास्ता दे दिया तो याद करना पड़ेगा आपको। ब्रह्म विवाह का कर है, यह सबसे उत्तम प्रकार का विवाह है। यह सबसे उत्तम प्रकार का विवाह था। गुणवान व्यक्ति के साथ पूजा कर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कन्या का विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता था। आज भी यह हमारे यहाँ समाज में फेमस है, सही बात है। देव विवाह क्या है? विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह होता था, सही है। आश्र विवाह, अब देखो ये 4 उत्तम क्वालिटी का है, 4 निम्न क्वालिटी का है। क्या है? प्रजापत्य विवाह, अरे रुक जा रे भाई साहब, प्रजापत्य विवाह क्या है? पिता वर से यह प्रतिज्ञा कराता था, देखिए पिता वर से, कि वह उसकी पुत्री, वह और उसकी पुत्री मिलजुल कर सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य को निभाएंगे, ये था। अब भाई ये पढ़ते हैं ससुरा, ये विवाह देखो, असुर विवाह, वर से यथाशक्ति धन लेकर, देखिए उल्टा में धन लेता था लोग, आज तो दहेज है तो आप समझ ही रहे हैं। माता पिता अपनी कन्या का उससे विवाह कर लेते थे। क्या है गंधर्व विवाह? जब वर एवं कन्या एक दूसरे के गुणों पर आकर्षित होकर, लव मैरिज आप पढ़ सकते हैं इसको। अब क्या है? राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर, ये विवाह, ठीक है। पिशाच विवाह, सोती हुई अचेत पागल अथवा मदस्थ कन्या के साथ विवाह कर लेना, ठीक है, ये कहलाएगा दोस्तों पिशाच विवाह। एक बार अपने से इसको पढ़िएगा, समझ में आपको आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन को गांठ बांध के पढ़िएगा, याद हो जाएगा। 8 प्रकार के विवाह से सूरा एगो विवाह लोग नहीं संभाल पाता है, सोचिए 8 का विवाह, ठीक है। हाँ तुम लोग मत करना रे पगला, एगो विवाह करके डाल देना सब। अब पैसा रखा है तो करना, खिलाना पिलाना और क्या। अगला क्वेश्चन है,
प्राचीन भारत में जाति प्रथा का वर्णन करें। क्या था प्राचीन भारत में जाति प्रथा? कर रहा है दोस्तों, प्रारंभिक समय में प्रारंभिक जाति व्यवस्था, रुक जा रहे हैं, प्रारंभिक समय में वर्ण व्यवस्था कठोर थी। एक वर्ण वाले दूसरे वर्ण से विवाह संबंध कायम नहीं कर सकते थे, मगर कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह के पिता शांतनु ने निषाद कन्या किया था। उच्च वर्ण का विवाह निम्न वर्ण से हो गया था, अपवाद में है ये। अब जहां राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ऐसे बता रहा है ये। भीम ने हिडिंबा के साथ विवाह किया था, गंधर्व विवाह पढ़ा था ना अभी, ठीक है। सतवाहन नरेश पुलवामी ने शक राजा रुद्रादमन की कन्या से, हाँ ये आपको मिलेगा आउट ऑफ सिलेबस कंपटीशन में, परंतु ये समर्थ थे अथवा किसी ने उंगली नहीं उठाई, बात सही है। मगर बाकी वर्णों को ऐसा करने से रोक दिया गया, आज भी है। मगर गुप्त वंश एवं गुप्तोत्तर काल में विभिन्न वर्णों के बीच विवाह संबंध होने लगे, इससे कई जातियां एवं आगे चलकर कई उपजातियां अस्तित्व में आ गई। आज भी दोस्तों आप किसी भी वर्ण में विवाह करने के लिए सक्षम हैं तो आप कर सकते हैं, कहीं रोक टोक नहीं है। समाज अब नहीं मानता है, लेकिन अब हमें नहीं पता इसके बारे में, रिसर्च करेंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता पर प्रकाश डालें। दोस्तों फॉन्ट छोटा कर दिया, ऐसा सोचा को समझाते हैं कितना, समझ में नहीं आता है, छोटा हो गया वर्ड, लेकिन दोस्तों वर्ड बड़ा करके लाना पड़ेगा हमको। करें श्रीमद् भगवत गीता पर प्रकाश डालें। कुरुक्षेत्र युद्ध में, अरे सीते ऐसे समझिए ना, महाभारत शुरू होने से पहले श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिया गया उसे ही श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। यह दोस्तों महाभारत का सर्वाधिक शिक्षा वाला भाग है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स ने किया था, ऐसा याद कर सकते हैं। इसको आप अपने से पढ़ सकते हैं। कह रहे हैं कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अर्जुन अपने सामने भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, अन्य बंधुओं को देखता है तो वह मोहवश व्याकुल हो जाता है। हाँ, बार बार समझाते हैं कृष्ण उसको, उसका गांडीव धनुष उससे उठ नहीं पाता। ऐसी परिस्थिति में उसके रथ के सारथी बने सब कुछ जानने वाले श्री कृष्ण उसे जो उपदेश देते हैं वही श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, राजतंत्र और गणतंत्र में, राजतंत्र और वर्ण में क्या अंतर है? राजतंत्र और वर्ण में क्या अंतर है? वर्ण दोस्तों व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकता था, सही है। अर्थशास्त्र एवं धर्म सूत्रों का यही मानना था, परंतु वास्तव में ऐसे कई महत्वपूर्ण शासक हुए जो दूसरे वर्ण के थे, जैसे महापद्मानंद मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी जाति निम्न वर्ण के लोग बताता है। गुप्त राजा शूद्र वर्ण के थे। हिंद यूनानी शक कुषाण राजाओं को यवन या मलेच्छ माना गया है। दक्षिण में सातवाहन शासक उच्च वर्ग के नहीं थे। इन्होंने निम्न वर्ण के होते हुए भी ब्राह्मण की परंपराओं को माना था, संस्कृत को प्रोत्साहित किया तथा क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे, परंतु व्यवहार में इसका पालन नहीं किया गया। मतलब दोस्तों अगर बात किया जाए तो पहले के उच्च वर्ण के जो ब्राह्मण वर्ग था वो राजा बन सकते थे, या दोस्तों उनके नीचे जो थे क्षत्रिय वो युद्ध करते थे, राजा वही बनते थे, और मना कर, लेकिन दोस्तों कुछ अपवाद भी है, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है, इसको एक बार अपने से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालें। इसको दोस्तों बता दिया गया है, 4 प्रकार का वर्ण है, वही यहाँ बता रहा है। करें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में तथा महाभारत के शांति पर्व में से पता चलता है कि ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य तथा पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति मानी जाती है। शुरुआती दौर में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, लेकिन दोस्तों बाद में क्या हो गया, जाति व्यवस्था में चेंज हो गई। ब्राह्मण कर्मकांड संपन्न कराते थे, क्षत्रिय उनकी रक्षा करते थे, वैश्य व्यापार करते थे और अनाज उपजाते थे, शूद्र अन्य 3 वर्णों की सेवा करते थे। लेकिन दोस्तों कालांतर में जाकर यही वर्ण व्यवस्था कर्म के बदले जन्म पर आधारित हो गई। आज भी हमारी वर्ण व्यवस्था जन्म पर है, आप जिस वर्ण में जन्म लीजिएगा, जिस जाति में उस जाति का हो जाइएगा, ऐसा हम यहाँ बताया जा रहा है। इसी हिसाब से दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओ भाई साहब द एंड हो गया, क्वेश्चन इतना ही था दोस्तों। जाने से पहले हमारी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 2-4 गो में भेजो जो यार, तुम लोग खाली वीडियो देख के बस मत्ती में अपने निभा लेते हो सब। वीडियो थोड़ा शेयर करो, गरीब गरीब का भला हो, रोटी कपड़ा मकान हमें भी मिले यार। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।